People's Padma on Akashvani. नीलेश भाई, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ख्याल आया कि आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है? मेरे पिताजी की किडनी 97 में खराब हो गई थी और उस समय हमने मुंबई में उनका इलाज डॉक्टर भरत भाई शाह के अंदर में करवाया था। डॉक्टर भरत भाई ने कहा कि जो किडनी है उनके अंदर एक स्टेंट रखना पड़ेगा। हमने 97 में मुंबई में उनकी किडनी की एंजियोप्लास्टी करवाई थी। तो 2004 में डॉक्टर ने कहा कि जो स्टेंट रखा था वो स्टेंट अभी काम करना बंद कर दिया है। अभी आपके पास दो इलाज है, या तो आप डायलिसिस कराओ या तो ट्रांसप्लांट कराओ। मैंने भी मेरे पिताजी को मेरी किडनी देने की बात कही कि मेरी एक किडनी आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छी लाइफ मिल सके। मेरे पिताजी ने मना किया कि आपकी उम्र छोटी है। मेरे ब्रदर को भी मना किया कि मैं डायलिसिस के ऊपर ही रहूँगा। 2004 में मेरे पिताजी का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस शुरू हुआ और मैं मेरे पिताजी को जब भी डायलिसिस करवाने के लिए अस्पताल जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस वहाँ पे करवा रहे थे। और वहाँ पे ख्याल आया कि परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? क्योंकि डायलिसिस की पीड़ा हमने तो देखी ही थी कि जो व्यक्ति डायलिसिस पे होता है उनको बुखार आना, क्रैम्प्स आना, खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शंस, बाहर आने जाने पे रिस्ट्रिक्शन, ये सब आम होता है। तो डायलिसिस से व्यक्ति को जीवन तो मिलता है लेकिन वो क्वालिटी लाइफ नहीं होती है, क्वांटिटी लाइफ मिलती है। और परिवार में से कोई किडनी नहीं दे सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस पे अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? ये सोच, ये विचार कि मुझे डायलिसिस सेंटर के जो वेटिंग रूम है उसमें आता रहता था, लेकिन आगे क्या करना चाहिए उसकी दिशा कुछ नहीं दिख रही थी। 2004 में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑनररी सेक्रेटरी था। उस समय बहुत से लोगों के साथ मुलाकात होती थी। तो ऐसी मुलाकात उस समय के गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख श्री चिनूभाई शाह हमारी चैम्बर की विजिट पे आए थे। तो चिनूभाई के साथ ऐसे एक अनौपचारिक बातचीत में किडनी के बारे में हम लोगों की चर्चा हुई। तो चिनूभाई ने कहा कि नीलेश भाई, आप इतना सब जानते हो किडनी के बारे में, इतना सब काम करना चाहते हो, तो आप हमारी संस्था में जुड़िए। मैंने शुरुआत में प्रिवेंशन के ऊपर ही काम करना शुरू किया कि किडनी खराब ना हो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, किडनी कैसे खराब हो जाती है उसके बारे में लोगों को समझाना शुरू किया। लेकिन मेरी सोच अलग थी। मेरी सोच थी कि जो लोग की किडनी खराब हो जाती है तो परिवार में से नहीं दे सकता है तो उनको क्वालिटी लाइफ कैसे मिलेगी? तो उसको क्वालिटी लाइफ मैंने जब ये रिसर्च किया तभी मुझे मालूम पड़ा कि ब्रेन डेड व्यक्ति के अंगों के दान से वो उनको किडनी का दान हो सकता है। तो मैंने सूरत शहर के अस्पताल के आईसीयू के डॉक्टर का कांटेक्ट करना शुरू किया। शहर के न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन का कांटेक्ट करना शुरू किया कि ऐसे जब भी कोई ब्रेन डेड केस आता है तो हमें उनका जानकारी दीजिए कि जिससे हम उसका किडनी का दान करवा सके। तो जब आप डॉक्टरों से मिलने जाते थे, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था? 2005 की बात करें तो पूरे देश में अंगदान के बारे में बात ही नहीं थी और इतने न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन भी नहीं थे। मैं जब भी हमारे शहर के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अशोक पटेल को मिला तभी मालूम पड़ा कि वो केवल सूरत में छठे न्यूरोसर्जन ही है। तो बहुत कठिन भी था क्योंकि लोगों को कंसेप्ट भी उस समय का पता नहीं था और लोगों को ऐसा भी था कि एक जो टेक्सटाइल
बिजनेस से जुड़ा हुआ आदमी है, वो कैसे लोगों को अंगदान के बारे में समझा पाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैंने मेरी पूरी बात बताई कि मैं क्यों ये क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। मेरे फादर का इंसिडेंट उन लोगों को बताया, तो मैंने बोला कि आप हमें जानकारी दीजिए तो मैं कोशिश करूँगा। वहाँ कोशिश करेंगे, वहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी। और 12 जनवरी 2006 के दिन सूरत की अशक्ताश्रम अस्पताल में एक व्यक्ति ब्रेन डेड थे और डॉक्टर अशोक पटेल ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया था। उनकी जानकारी हमें दी गई। हम लोगों ने अस्पताल जाके परिवारजनों को अंगदान के बारे में समझाया, अंगदान का महत्व समझाया, क्योंकि ये पहला ही ऐसा मामला था कि उनका एक रिएक्शन कैसा था जब आप उसका वही था कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि लोगों को कंसेप्ट ही पता नहीं था। तभी हमने बताया कि ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ, शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है। लेकिन आप उनके किडनी का दान करोगे तो 2 लोगों को नया जीवन मिलेगा और नया जीवन देने का काम ईश्वर का काम है। और आप जब भी ये ईश्वरीय कार्य करते हो, जो 2 व्यक्ति डायलिसिस पे जीवन जी रहा है, तो उनको नया जीवन मिलेगा। एक पीड़ा में से, डायलिसिस की जो पीड़ा है, उसमें से उसको मुक्ति मिलेगी। और वो परिवार ने हाँ कही। मैं आज भी मानता हूँ कि वो दिव्य आत्मा थी और आज 20-21 साल ये बात को हो गए और आज ये कॉज इतना आगे बढ़ा। जो बीज बोया था, वो बीज हमने बोया था, वो पद्मश्री की यात्रा तक लेके आया। जब पहला अंगदान किया तो तब आपके अंदर क्या महसूस हुआ और जिनको ये अंगदान किया गया उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि उनके बाद भी शायद आप मिलते हैं सभी लोगों को। उस समय तो लोगों के साथ, क्योंकि हमें भी ये कॉज में कैसे आगे चलता था, वो हमें भी, हमारे लिए भी पहला इंसिडेंट था। लेकिन खुशी बहुत थी, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी की तकलीफ़ें देखी थी। मैं देख रहा था कि उनकी पीड़ा क्या है, क्योंकि मैं मानता हूँ, उस समय भी मानता था और आज भी मानता हूँ कि जो व्यक्ति डायलिसिस पे होता है, वो अपनी मृत्यु को हर एक दिन नज़दीक से देखता है। क्योंकि मैंने आगे भी बताया कि डायलिसिस के बाद में उनको बुखार आना, क्रैम्प्स आना, खाने-पीने पे रिस्ट्रिक्शंस। और उस समय 2000, आज से 20 साल पहले की हम बात करें तो जो डायलिसिस था, इतना क्वालिटी डायलिसिस आज जो है वो उस समय नहीं था। तो बहुत ही खुशी होती थी कि जो 2 व्यक्ति को हम लोगों डायलिसिस में से मुक्त करवा पाए, वो एक खुशी थी। पहले किडनी के लिए ही सोचा था आपने क्योंकि आपके फादर की किडनी के लिए आप डायलिसिस करवाते। उसके बाद में बहुत सारे अंगों का दान स्टार्ट हुआ जिसमें सूरत में ही पहली बार कृत्रिम हाथ का भी मतलब में रोपण हुआ था। तो तब क्या आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है और जब मतलब में आपने बात की डॉक्टरों से बात की, तो वो जर्नी कैसी थी आपकी? लोपा जी, हमें भी पता नहीं था कि जो हम लोग ये जर्नी शुरू किए हैं वो ये लेवल पे पहुंचेगी। हमने तो किडनी के दान से, क्योंकि उस समय गुजरात में केवल 5-7 ही किडनी ट्रांसप्लांट की अस्पताल थी। 2005-6 की हम बात करें तो गुजरात में ट्रांसप्लांट भी केवल किडनी का ही हो रहा था। कि मैं लीवर ट्रांसप्लांट की बात करूं तो 2006 में केवल लीवर ट्रांसप्लांट पूरे देश में 4 या 5 ही अस्पताल में होता था और उसमें गुजरात में तो लीवर ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम ही नहीं था। तो मैं बात करूं 2006 की ही, जनवरी 2006 में हमने किडनी का दान करवाया और दूसरे ही महीने 8 फरवरी 2006 के दिन सूरत की स्मीमेर अस्पताल में एक 24 साल का लड़का था, वो ब्रेन डेड हुआ। हमने उनके पिताजी के साथ में किडनी डोनेशंस की बात कही, उन्होंने हाँ कही। तो हमने IKDRC को कांटेक्ट किया कि हम लोग एक और आज ब्रेन डेड पेशेंट है और उनका किडनी का दान करना है। तो उनकी टीम आने वाली थी और उसी समय हमारे सूरत के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का कॉल आया कि नीलेश भाई, मुझे मालूम पड़ा कि आज आप किडनी का दान करवा रहे हो, तो क्या लीवर भी पॉसिबल हो पाएगा क्या? तो मैंने कहा कि गुजरात में तो लीवर ट्रांसप्लांट हो ही नहीं रहा है, तो लीवर भेजेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने कहा वो चिंता आप छोड़ो, मैं बाकी की व्यवस्था करूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ये बातचीत करता हूँ किडनी के साथ में लीवर के दान के लिए।
तो उन्होंने बोला कि आपको जितने भी ऑर्गन्स का डोनेशन हो सकता है वो करवाइए। तो फिर लीवर का डोनेशन हम लोगों ने करवाया और वो लीवर हैदराबाद को हैदराबाद की ग्लोबल अस्पताल में भेजा गया था और वहाँ की टीम आई, ऑर्गन प्रोक्योर किया, किडनी अहमदाबाद की IKDRC में डोनेट की गई। ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है जब मतलब में आप समझाने जाते हैं फैमिली को कि ब्रेन डेड, आपको ये न्यूज़ मिलती है कि भाई ये बंदा ब्रेन डेड हुआ है। तो वो प्रोसेस फैमिली को समझाना फिर उसके ऑर्गन जब डोनेट करने जा रहे हैं, वो प्रोसेस कितने टाइम तक की होती है और लीवर और जो हार्ट है वो किसी पेशेंट तक पहुँचाना, वो पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और उसके लिए क्या-क्या तैयारियाँ होती है? गुजरात हमारा दूसरे राज्यों से बहुत अलग है। हुँ। दूसरे राज्यों में पहले ऑर्गन एलोकेशंस का लॉ बना और उनके बाद में ऑर्गन डोनेशंस की एक्टिविटी की शुरुआत हुई। हमारे यहाँ 2006 से लगातार ऑर्गन डोनेशंस हो रहे थे और लॉ बना मार्च 2019 में, जो सोटो बना, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वो मार्च 2019 में बना। तो जिसको भी आज ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है या हमारे पास कभी भी कोई ब्रेन डेड पेशेंट आता है, तो पहले तो हम IKDRC को ही इन्फॉर्म कर देते थे क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल थी, तो वहाँ ही पूरा ऑर्गन सब जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं, तो हम सोटो को इन्फॉर्म करते हैं और सोटो उनका एलोकेशंस करता है अलग-अलग अस्पतालों में। पहले जो होता है स्टेट का, जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट विद इन स्टेट होती है वो स्टेट के अलॉट किया जाता है। स्टेट में नहीं है जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट, वो रोटो में जाता है, रीजन में जाता है। रीजन में नहीं होती है तो फिर नेशनल्स में जाता है और नेशनल में नहीं होती है तो इंटरनेशनल पेशेंट को अलॉट करते हैं। अभी जो आपने बात कही कि वो कितने समय में ऑर्गन्स का प्रोक्योर करना हुँ। चाहिए, सबसे ज़्यादा है हार्ट का जो ट्रांसप्लांट है वो रेस अगेंस्ट टाइम है। हार्ट का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में कंप्लीट करना पड़ता है और वो समय शुरू होता है जब भी जो ब्रेन डेड पेशेंट होता है उनको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करते हैं। हार्ट का चेस्ट ओपन करके हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद करते हैं, वहाँ से वो समय शुरू होता है। फिर हार्ट प्रोक्योर करके ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट या कमर्शियल फ्लाइट के माध्यम से देश के कोई भी कोने में पहुंचाना होता है और वहाँ से वापस एयरपोर्ट से जो रिसिपिएंट अस्पताल है, वहाँ रिसिपिएंट अस्पताल में पहुँच के जो रिसिपिएंट है उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट करके उसका हार्ट ब्लड सप्लाई शुरू करना, वो समय होता है 4 घंटे का। एक-एक मिनट बहुत क्रूशियल होती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाता है। तो हार्ट का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में करना पड़ता है, लंग्स का 6 घंटे में करना पड़ता है, लीवर का 12 घंटे में करना पड़ता है। किडनी जो है वो 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट होती है, हैंड्स का भी 6 घंटे के अंदर। लेकिन इस बीच में जितना कम समय में ट्रांसप्लांट होता है, इतना अच्छा है। देश में पहला अंगदान 2 हाथों का, कृत्रिम 2 हाथों का सूरत में ही हुआ। कैसा रहा? उससे भी आप मिलने गए थे? देश में पहला हैंड का डोनेशन सूरत में नहीं हुआ है। मैं बात करूँ तो हैंड डोनेशंस का जो पूरे विश्व की बात करूँ, तो 98 में USA में पहला हैंड का डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुआ था। हमारे देश में 2015 में हैंड डोनेशन और ट्रांसप्लांट की शुरुआत हुई। कोची में पहला देश का हैंड का डोनेशन और ट्रांसप्लांट हुआ था। लेकिन सूरत ने जो इतिहास बनाया है, जो माइलस्टोन बनाया है, ये है कि अक्टूबर 2021 में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन 14 14 साल साल के का। बच्चे का 14 साल के बच्चे का हैंड का डोनेशन सूरत से करवाया था और उनका ट्रांसप्लांट पुणे के 31 साल की के लड़के में हुआ था। वो देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड का डोनेशन उस समय था। लेकिन सितंबर 2024 में हमने सूरत से ही वलसाड की एक 9 साल की बच्ची का हैंड का डोनेशंस करवाया था। सभी डेटा हमने देखा तो उसके हिसाब से वो लड़की है, वो जो बच्ची है, वो सबसे यंगेस्ट है इन वर्ल्ड इनवर्ट। हैंड डोनेशन के अंदर। सूरत से 4 या 5 दिन के बच्चे की किडनी का भी दान हुआ है।
लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि सूरत से जो 2017 में एक 14 महीने का बच्चे का हृदय का भी डोनेशंस हुआ था। और उस समय देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के हृदय डोनेशंस की ये पहली घटना थी। और उसका जो ट्रांसप्लांट है, वो ट्रांसप्लांट मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची में हुआ था। इसी तरह से कोरोना के समय में पूरे देश में अंगदान की प्रवृत्ति बहुत कम चल रही थी। और उस समय भी सूरत से लगातार ऑर्गन डोनेशंस हो रहे थे। और उसी समय दिसंबर 2020 में सूरत से एक 2.5 साल के बच्चे का उनके किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े और नेत्रों का दान किया गया। और देश में सबसे कम उम्र के बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन डोनेशंस की वो पहली चली गई। घटना थी। और उसका जो हृदय और जो फेफड़ा है, वो रशिया और यूक्रेन के 2 बच्चों में चेन्नई की एमजीएम अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया गया था। ऐसा कोई किस्सा जो आपके दिल को छू गया हो, उससे बात की हो और आँखों में आँसू आ गए? लोबा जी, हर एक किस्सा जो है वो दिल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि किसी को अंगदान के लिए तैयार करना, राज़ी करना, और ऐसे समय पे जब भी परिवार में रुदन है, आक्रन है, और ये कंसेप्ट को समझा के उसको तैयार करना और बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। हम लोग भी रोते हैं, लेकिन हमारा जो इमोशंस है वो हम लोगों को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन हर एक केस अलग-अलग है, लेकिन मुझे 2 केस बहुत ही टच किए हैं। वो एक है जो ये 2017 में 14 महीने का लड़का था, उसके हार्ट और दूसरे अंगों का दान करवाया था। वो बहुत ही मुझे टच हुआ था, क्योंकि पहली बार मैं इतने सालों में इतने छोटे बच्चे के परिवार के साथ काउंसलिंग कर रहा था। और जब भी मैं सिविल अस्पताल के अंदर उनको काउंसलिंग किया, और जब ये ऐसा फूल जैसा मासूम बालक सोया हुआ था, तो ऐसे बच्चे के परिवार को समझाना बहुत ही कठिन था। लेकिन मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सलाम भी करता हूँ उनके माता-पिता को कि जिन्होंने ये निर्णय किया। बहुत सामान्य परिवार से वो लोग हैं, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने हाँ कही तो उनके जो हृदय का दान हुआ, और उनके हृदय दान की वजह से मुंबई में एक 3.5 साल की बच्ची जो 16 महीने से बेड पे ही रही थी, ऐसी बच्ची को नया जीवन मिला। और उसी तरह जब भी हमने हैंड्स का डोनेशन जो करवाया था, और अक्टूबर 2021 में जो लड़का था, वो लड़के का हैंड का डोनेशंस करवाया, वो भी बहुत ही, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स का डोनेशंस करवाना अलग है और एक्सटर्नल ऑर्गन्स का डोनेशंस करवाना अलग है। इंटरनल ऑर्गन्स में वो कुछ दिखता नहीं है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पूरी मानसिकता बदल जाती है। सभी केस बहुत दिल से करीबी ही रहे हैं, लेकिन ये 2 केस में मुझे बहुत दिल के इमोशन के साथ जुड़े हैं। अच्छा, ये पूरी जर्नी में आपने डोनेट लाइफ नाम कैसे आपने चूज़ किया? मैं तो 2005 से कार्य शुरू किया था। 2013 में सूरत के जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनकी किडनी खराब हो गई थी। और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, उनका कॉल आया कि हमारे एक ऑफिसर की किडनी खराब है, आप क्या हेल्प कर पाओगे? तो मैंने उनको कहा कि मैडम, मैं और तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सर को गाइडेंस दे पाऊंगा। तो सर का नाम IKDRC में रजिस्टर्ड हुआ। वहीं सर अहमदाबाद ही रुके, और वहीं डायलिसिस भी उन्होंने शुरू करवाया। थोड़े महीनों के बाद सूरत से एक किडनी का डोनेशंस हुआ, और वो किडनी सर के अंदर ट्रांसप्लांट हुई। उनमें ट्रांसप्लांट हुई तो सर ने बताया कि नीलेश भाई, आज मुझे नया जीवन मिला है, तो मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो हम लोग मिल के एक ट्रस्ट बनाते हैं, और वो ट्रस्ट बना के हम लोग नेशनल लेवल पे प्रवृत्ति को लेके चलते हैं। लेकिन मैंने मना किया कि सर, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मैं खुश हूँ, क्योंकि ट्रस्ट बनाना आसान है, चलाना मुश्किल है, और टिकाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो सर खुद यूपी से थे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग बनाएंगे। फिर 1 साल के बाद मैंने हाँ कही। हाँ कही तो अभी नाम क्या करना है उसके ऊपर सोच विचार हुई। बहुत से अलग अलग नाम, हमारी जो टीम थी हम लोग साथ में बैठते थे,
तो फिर इसमें सोच आई कि जो हम जो कार्य कर रहे हैं वो लोगों को जीवन देने का ही कार्य कर रहे हैं। तो ये डोनेट लाइफ के नाम से ही हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे और डोनेट लाइफ नाम हमने फाइनल किया। 25 सालों की मेहनत, जब पद्मश्री अवार्ड के लिए आपका नाम गया, जब आपको पता चला, तब फैमिली के, फ्रेंड्स पर आपके रिएक्शन क्या? मेरे पास इसके लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मैं मेरी लाइफ को देखता हूँ आज इतने सालों की, वो कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचा था कि भाई ये जगह पे हम लोग पहुंचेंगे। तो मैं हमेशा उन लोगों को कहता था कि हमें तो रोज पद्मश्री मिलता है, क्योंकि जो परिवार में ऑर्गन खराबी है और वो परिवार को जब भी किडनी मिलती है, लीवर मिलता है, हृदय मिलता है, फेफड़ा मिलता है, इवन हैंड का डोनेशन से उनको ट्रांसप्लांट होते हैं, तो उनके और उनके परिवार के चेहरे पे जो खुशहाली आती है वो हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। आज भी मैं यही कहता हूँ, आज पद्मश्री आने के बाद में भी मैंने यही कहा कि आज भारत सरकार ने जो हमें सम्मान दिया है, ये सम्मान है जिन ब्रेनडेड व्यक्ति के परिवारजनों ने अपने ब्रेनडेड स्वजन के अंगों के दान करवा के हजारों अंग विफलता के मरीजों को जो नया जीवन दिया है, इन सभी का सम्मान है। आप सोचो, वो निर्णय नहीं लिया होता, वो बीज ही नहीं बोया होता, तो क्या आज वो बीज वट वृक्ष बन पाता? मैं हमेशा कहता हूँ, जो बीज बोया गया, जो नींव रखी गई, वो इतनी मजबूत नींव थी कि जो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी हुई है, आज मजबूत है। जो बीज बोया, बीज आज वटवृक्ष बना और कितने लोगों को नया जीवन दे रहा है। तो हमारे लिए तो जी देश में जितने भी लोग ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी संस्थाएं ये प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी का सम्मान है। मैं ऐसा ही मानता हूँ। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको अंगदान के बारे में जागरूकता नहीं है, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे और अंगदान जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए, वो लोगों को क्या बताना चाहेंगे? लोगों को मेरा एक ही मैसेज है कि आपको ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना चाहिए। पहले लोग ऐसा कहते थे कि व्यक्ति का हृदय बंद हो गया तो उसकी डेथ हुई है, लेकिन ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। उनका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई है। तो हमें ब्रेन डेड का कंसेप्ट समझना है और हमें उससे ऑर्गन डोनेशंस करवाना है। लोग ऐसा मानते हैं अंगदान नहीं करना चाहिए। हम हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश जी का हुआ था। हुआ। और महर्षि दधीचि ऋषि ने जब भी दानवों के साथ युद्ध करने की बारी आई तो अपनी हड्डियों का दान किया था। तो दान का महिमा तो हमारे शास्त्रों में है। आज लोग अंगों की बात छोड़िए, आंखों का दान करने से भी लोग आज आगे नहीं आते हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। हाँ। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और जब जो हम उनका अग्निदाह करते हैं, जो पार्थिव देह का, वो तो सिर्फ एक खोखा ही होता है। तो ये सब उसमें उसमें से बाहर निकलना ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से एक संदेश लोगों को देना चाहता हूँ। जब भी हमारे परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु होती है तो उनके शरीर के ऊपर ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो हम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? वो कीमती है, हमारे परिवार के अन्य हुँ। सदस्य को वो काम में लगेंगे। दोस्तों, ये ऑर्गन्स इससे भी ज़्यादा कीमती है। ये ऑर्गन्स कोई फैक्ट्री में बनते नहीं हैं। उसीलिए उसे जलाए या दफनाए के बजाय हम उनके अंगों का दान करवाएंगे तो हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन मिलेगा। आज हमारे देश में हर साल 5 लाख से अधिक लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है। हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने हमें 2047 में जब भी हमारा देश आज़ादी की शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारा देश विकसित भारत होगा, वो परिकल्पना हमें दिखाई है। हमारी संस्था ने भी एक मिशन बनाया है कि 2047 में जब भी हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु
अंग न मिलने हम्म, की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये प्रोग्राम में हम अभी यूथ को तैयार कर रहे हैं। हम यूथ को बोल रहे हैं कि जो 20 साल पहले जो हमने बीज बोया था, वो बीज आज वटवृक्ष बना है, लेकिन आगे की रेस आपको कंप्लीट करनी है। अंत में इतना ही कहूँगा, सांसें निकलते ही यह शरीर नश्वर बन जाएगा। अंग दान कर ले रे मानव, तू ईश्वर बन जाएगा। जन्म महान कर, कर्म महान कर, धर्म महान कर, अंग दान कर, अंग दान कर, अंग दान कर। तो ये थे दिनेश भाई मानलेवाला, जिन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की वो बताया, और इनके बहुत ही आभारी है। थैंक यू। People's Padma on Akashvani.